हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का मेरी इस हिंदी पाठशाला में स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस कक्षा में हम एक पत्र पढ़ने वाले हैं, कान्हा अभयारण्य से पत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 8, कान्हा अभयारण्य से पत्र। पत्र अध्ययन से पूर्व। तो बच्चों, यहाँ पर आपको एक चित्र दिया गया है। आप लोगों को इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? वेरी गुड। तो बच्चों, इस चित्र में आपको ढेर सारे जानवर दिखाई दे रहे हैं, जैसे चीता, शेर, हाथी, भालू, गिलहरी, खरगोश, हिप्पोपोटामस, चिड़िया, लोमड़ी आदि। आपको ये ढेर सारे जानवर इस चित्र में दिखाई दे रहे हैं। तो अब आप लोग कक्षा में उपरोक्त खाए गए चित्रों को अभयारण्य के संबंध में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछेंगे और उनका अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को भारत के विभिन्न अभयारण्य की स्थिति को भारतीय मानचित्र के द्वारा समझाएंगे, ताकि बच्चों को मानचित्र के ज्ञान के साथ साथ राज्यों में स्थित विभिन्न अभयारण्य के संबंध में पता चल सके। इस पत्र का मूल तत्व है बच्चों, इस पत्र के माध्यम से अभयारण्य के संबंध में विस्तार पूर्वक बताया गया है। वन्य प्राणियों की एक अलग दुनिया होती है, जिसमें वे सुखमय जीवन बिताते हैं। तो जो अभयारण्य से संबंध है उसके बारे में आपको पूरा एक्सप्लेन यानी विस्तार पूर्वक बताया गया है। जो वन्य प्राणी होते हैं उनकी एक अलग दुनिया होती है, जिसमें वो बहुत सुखमय जीवन यानी बहुत खुशहाल जीवन बिताते हैं। तो चलिए हम लोग पत्र को पढ़ना शुरू करते हैं। 25 जवाहर मांग मंडला, दिनांक 28 जून 2024। प्रिय सुलक्षणा, शुभाशीष, हम आज ही कान्हा अभयारण्य देखकर लौटे हैं। वहाँ के मनोरम दृश्य अभी तक मेरी आंखों के सामने घूम रहे हैं। तो यहाँ पर बच्चों सुलक्षणा को पत्र लिखा जा रहा है 28 जून 2024 को। वो बता रहे हैं कि वो कान्हा अभयारण्य से अभी लौटे हैं। उसको देखकर और उनकी आंखों में वहाँ का मनोरम, वहाँ का सुंदर दृश्य अभी तक घूम रहा है। प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में वन्य जीवन निर्भीक होकर विचरण करते थे। उन्होंने ना कोई सताता था और ना कोई मारता था। कान्हा में भी कुछ कुछ ऐसा ही दृश्य दिखाई देता है। यहाँ विभिन्न वन्य पशु पक्षी निडर होकर अपना जीवन सहज रूप में बिताते हैं। अब तुम जानना चाहोगी कि यह कान्हा आखिर है कहाँ? तो यह कान्हा पता है बच्चों कहाँ है? जबलपुर। जबलपुर तक तो तुम आ ही चुकी हो। वहां से कान्हा केवल 160 किलोमीटर ही दूर है। जबलपुर से मंडला होती हुई चिरई जोगरी तक एक बढ़िया पक्की सड़क है। वहां से लगभग 1 घंटे में कान्हा पहुंचा जा सकता है। कान्हा की वनस्थली रंग बिरंगी फूलों से सजी तथा घने वृक्षों से भरी हुई है। इसने तो मेरा मन मोह लिया है। यहाँ सागवान, साल, तेंदू, केर, पलाश आदि के अनगिनत पेड़ हैं। यहाँ पूरा साल हरियाली बनी रहती है। यह पूरी वनस्थली 940 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है और इसे कांटेदार तारों से पूरा इस वनस्थली को घेरा हुआ है। यहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंध है। प्रवेश द्वार ही एक डाक बंगला है। कान्हा में प्रवेश के लिए हमने मंडला के वन विभाग के पास बनवा लिए थे। यहाँ वन्य जीवों की शोभा देखते ही बनती है। कहीं हवा की गति से भागने वाले चंचल हिरणों का झुंड दिखाई देता जाता है, तो कहीं कई बारहसिंगा दिखाई देता है। छोटे छोटे सिंगों वाली नील गाय देखकर मन प्रसन्न हो गया। तालाब की ओर रीछ भी दिखाई दिए। पहाड़ी इलाके की ओर बढ़ने पर सांभर मिल गए। विशाल शरीर वाले मोटे तगड़े भैंस भी यहाँ देखे। बगीचे में चीतल भी देखने को मिले। झुंडों में ये वृक्षों के नीचे आराम करते मिल जाते हैं। और फिर देखा वनराज सिंह। इसे यहाँ खुले रूप में रखा जाता है। हम लोगों ने उसे एक जीप में बैठकर देखा। उसने एक दहाड़ मारी तो सारा जंगल कांप उठा। यहाँ हमने हाथी की सवारी का आनंद भी लिया। जब हम हाथी पर थे तब एक बाघ में सामने से तेजी से निकल गया और उस बाघ में गजब की फुर्ती थी। यहाँ के पक्षियों की गिनती करना असंभव है।
अपने पंख फैलाकर नाचता मोर देखकर मेरा मन भी नाच उठा। हमें बताया गया कि शीतकाल में इन पक्षियों की संख्या बहुत बढ़ जाती है और इन्हें दूर दूर से पक्षी यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम बड़ा सुहावना रहता है और यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। अगले वर्ष तुम भी कान्हा जरूर देखने आना। तुम्हारा बड़ा भैया अमृतांशु। तो ये अमृतांशु ने अपनी छोटी बहन त्रिलक्षणा के लिए अपना अनुभव, जो वो कान्हा अभयारण्य घूमने गया था, उसका अनुभव बताते हुए उसको पत्र लिखा था। तो चलिए अब हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ मनोरम मतलब मन को रमने वाला, अति सुंदर। निर्भीक मतलब बिना डरे, निडर। विचरण मतलब घूमना फिरना। दृश्य मतलब देखने योग्य या फिर नजारा। सहज मतलब सामान्य प्राकृतिक आसन। वनस्थली मतलब वन क्षेत्र। उच्चारण करें। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। इन शब्दों का आपको बार बार बोल के अभ्यास करना है। तो चलिए पहले आप मेरे साथ इन शब्दों का उच्चारण करना सीखें। चलिए। चिरई डोंगरी, सिंगो वाली, बारह सिंगा, अभयारण्य। चलिए, जो पत्र हमने पढ़ा अब हम उसका अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य करते हैं। तो चलिए, अभ्यास कार्य जरा बोलिए। स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों का सही उत्तर बोलकर बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। कान्हा अभयारण्य कहाँ स्थित है? वेरी गुड। कान्हा अभयारण्य चिरई डोंगरी में स्थित है। यह पत्र किसने किसको लिखा था? यह पत्र बड़े भाई अमृतांशु ने अपनी छोटी भाई त्रिलक्षणा को लिखा था। अभयारण्य में कौन कौन अपना जीवन सहज रूप में बिताते हैं? तो बच्चों, अभयारण्य में सभी प्रकार के जीव जंतु अपना जीवन सहज तरीके से सहज रूप में बिताते हैं। लेखक ने समूची वनस्थली को कितने क्षेत्र में फैला बताया है? 940 किलोमीटर। 940 किलोमीटर। जरा लिखिए। राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 2, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। आपको इन प्रश्नों के को पढ़ना है और इनके सही उत्तर लिखकर बताने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कान्हा अभयारण्य की अवस्थिति को विस्तार पूर्वक लिखिए। तो बच्चों, आपको बताना है कि कान्हा अभयारण्य की स्थिति कैसी थी, इसको विस्तार पूर्वक लिखना है। तो बच्चों, कान्हा अभयारण्य की जो अवस्थिति थी, वो कान्हा अभयारण्य समूचे वन स्थल के 940 किलोमीटर के अंदर फैला हुआ था, जिसके चारों ओर तारों से उसे बांधा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण, वहाँ पे आपको अलग अलग तरह के जीव जंतु मिलते, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे मिलते, और जो ऋषि मुनि पुराने टाइम पर, पहले के समय पर ऋषि मुनि कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, इस सब के बारे में भी आपको जानकारी मिलती। और सबसे खास कि जीव जंतु अपना जीवन कैसे सहज तरीके से वहाँ पर व्यतीत करते, इसके बारे में भी आपको पता चलता। लेखक ने अभयारण्य में ठहरने के हेतु किस प्रकार का प्रबंध किया था? तो बच्चों, किस चीज का प्रबंध किया था? वेरी गुड। लेखक ने अभयारण्य में ठहरने हेतु डाक बंगले का प्रबंध किया था। कान्हा अभयारण्य में कौन कौन से जानवर देखने को मिले? तो बच्चों, अमृतांशु को कान्हा अभयारण्य में ढेर सारे जानवर देखने को मिले, जैसे कि तेंदुआ, झुंड, नीलगाय,
बारहसिंगा, जंगली भैंसे, हाथी इत्यादि जानवर कान्हा अभयारण्य में अमृतांशु को देखने को मिले। घ कान्हा वनस्थली में सजे पेड़ पौधों के नाम लिखिए। तो बच्चों, कान्हा वनस्थली में साल, तेंदू, कैर, लाश आदि के पेड़ पौधे सजे हुए थे। अगला है प्रश्न 3। सही कथन पर सही का तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। आपको इन वाक्यों को पढ़कर दिए गए स्थान पर सही वाक्य के आगे सही का और गलत वाक्य के आगे गलत का चिन्ह लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क प्राचीन काल में ऋषि मुनियों के आश्रम में वन्य जीवन निर्भीक होकर विचरण करते थे। क्या यह वाक्य सही है? बिल्कुल सही। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। ख जबलपुर में कान्हा 260 किलोमीटर दूर है। आहा, यह वाक्य बिल्कुल गलत है। तो हम इसके आगे गलत का चिन्ह लगाएंगे। ग कान्हा अभयारण्य को कांटेदार तारों से घेरा गया। बिल्कुल सही। तो यह वाक्य बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। घ अगले वर्ष तुम जबलपुर जरूर आना। यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके आगे सही का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ वन्य जीवों की शोभा देखते ही बनती है। यह वाक्य भी बिल्कुल ठीक है। तो हम इसके आगे भी सही का चिन्ह लगाएंगे। जरा सोचिए, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 4। वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? सोच समझकर अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों, जो वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? इन दोनों के बीच का अंतर पता कर इसका जवाब सोच समझकर अपने शब्दों में दीजिए। जरा भाषा पर गौर कीजिए। लैंग्वेज स्किल्स। प्रश्न 5। दिए गए शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दे रखे हैं। आपको इन शब्दों का वाक्य प्रयोग यानी इन शब्दों से वाक्य बनाने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क पहला शब्द है अभयारण्य। इससे हम बनाएंगे प्रियांशु कल कान्हा अभयारण्य घूमने गया। प्रियांशु कल कान्हा अभयारण्य घूमने गया। ख जबलपुर। जबलपुर से हम वाक्य बनाएंगे अमृतांशु जबलपुर में रहता है। ग वनस्थली। वनस्थली से आप वाक्य बनाएंगे कान्हा अभयारण्य की वनस्थली में कई पेड़ पौधे हैं। घ मनोरम। मनोरम से हम वाक्य बनाएंगे कान्हा अभयारण्य का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। ड़ चीतल। चीतल से हम वाक्य बनाएंगे। चीतल से हमने वाक्य बनाया भारत में चीतल जीवों की संख्या
बहुत कम होती जा रही है। अगला है प्रश्न 6। दिए गए वाक्यों में विराम चिन्हों का प्रयोग कर पुनः लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़िए और इन वाक्यों में किस प्रकार का विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा वो बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। का, रोको मत, जाने दो। तो यहाँ आएगा रोको मत, कॉमा, जाने दो, पूर्ण विराम। रोको मत, कॉमा, जाने दो, पूर्ण विराम। तो इसमें 2 विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है, कॉमा और विराम चिन्ह। ख, विज्ञान वरदान या अभिशाप। तो बच्चों, इसमें प्रश्न चिन्ह आएगा क्योंकि इसमें सवाल पूछा जा रहा है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। ग, वाह कितना सुंदर वृक्ष है। तो वाह के आगे विस्मयबोधक चिन्ह और कितना सुंदर वृक्ष है के आगे पूर्ण विराम लगेगा। घ, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे। तो इसमें 4 व्यक्तियों के नाम की चर्चा की जा रही है। तो यहाँ कॉमा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न भाई थे, पूर्ण विराम। तो ये सही विराम चिन्हों का प्रयोग कर आप दोबारा अपनी अपनी नोटबुक्स में लिखेंगे। प्रश्न 7। दिए गए वाक्यों में से अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दे रखे हैं। इन वाक्यों को पढ़िए और इन वाक्यों में जो अशुद्ध शब्द है उन अशुद्ध शब्दों पर गोला लगाइए। चलिए वाक्यों को पढ़ना शुरू करते हैं। क, दीपोत्सव का आयोजना एक सुखद बात है। तो इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है? वेरी गुड, आयोजना। आयोजना इसमें अशुद्ध शब्द है, तो हम आयोजना पर गोला लगाएंगे। ख, पिताजी भ्रमर पर हरिद्वार गए हैं। तो इसमें अशुद्ध शब्द है भ्रमर, तो हम भ्रमर पर गोला लगाएंगे। ग, यदि भ्रमण करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। क्या इसमें कोई अशुद्ध शब्द है बच्चों? नहीं, ये वाक्य बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी अशुद्ध शब्द नहीं है। ख, वहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंधन है। वहाँ ठहरने का बहुत अच्छा प्रबंधन अशुद्ध शब्द है, तो हम प्रबंधन पर गोला लगाएंगे। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8। दिए गए शब्दों में छिपे उपसर्ग को अलग कर लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको इन शब्दों में से उपसर्ग शब्द को अलग कर लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, आक्रमण। तो इसमें उपसर्ग शब्द है आ। ख, अभिशाप। इसमें उपसर्ग शब्द है अभी। ग, उत्कर्ष। उत्कर्ष में उत उपसर्ग शब्द है। घ है व्याकरण। इसमें व्या उपसर्ग शब्द है। ल, अधमरा। तो इसमें उपसर्ग शब्द क्या है? वेरी गुड, अध। च, ला पर भा। ला पर वाह में उपसर्ग शब्द क्या है? वेरी गुड, ला। प्रश्न 9। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त समुच्चय बोधक शब्दों पर गोला लगाइए। जैसा कि हमें पता है, समुच्चय बोधक शब्द वो शब्द होते हैं जो दो वाक्य दो शब्दों के जोड़ने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि, किंतु, परंतु, लेकिन, क्योंकि इत्यादि शब्द। तो आपको भी वही करना है, ये दिए गए वाक्यों को पढ़ना है और इसमें से समुच्चय बोधक शब्दों पर गोला लगाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क, लक्ष्य और अमन गहरे मित्र हैं। इसमें समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? वेरी गुड, और। ख, तुम उत्तर दोगे या मैं दूं? वेरी गुड, इसमें यह समुच्चय बोधक शब्द है। ग, समर मूर्ख है परंतु उसका भाई बुद्धिमान है।
तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द है परंतु। घ, सभी जानते हैं कि हम समय का सदुपयोग करना चाहिए, तो इसमें समुच्चय बोधक शब्द है कि। ड़, मेहनत करो अन्यथा पछताओगे, इसमें समुच्चय बोधक शब्द है अन्यथा। वेरी गुड बच्चों। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 10, दिए गए मुहावरों का अर्थ लिखिए, उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो बच्चों यहाँ आपको कुछ मुहावरे दिए गए हैं, आपको इन मुहावरों को पढ़ना है, इनका अर्थ समझना है, इनका अर्थ लिखना है और अर्थ लिखकर इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। का, आंखें बिछाना, मतलब इंतजार करना। इसका वाक्य प्रयोग है श्री राम के आने के इंतजार में बिल्ली आंखें बिछाए बैठी रही। अगला मुहावरा है खा, आंच ना आने देना। आंच ना आने देना मतलब कोई तकलीफ ना देना। माता पिता अपने बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देते। घ, हवाई किले बनाना, मतलब हवाई किले बनाना मतलब डींगे हाँकना। इसका वाक्य प्रयोग है सुरेश अपने मित्रों के आगे विदेश जाने के लिए विदेश जाने के किले बनाता रहता है। अगला और आखिरी मुहावरा है हाथ पांव फूलना, मतलब घबरा जाना। परीक्षा परिणाम की तारीख आते ही विद्यार्थियों के हाथ पांव फूल गए। परीक्षा परिणाम की तारीख आते ही विद्यार्थियों के हाथ पांव फूल गए। जरा रचनात्मक कार्य कीजिए, क्रिएटिव स्किल्स। प्रश्न 11, प्रस्तुत पत्र में आए महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़कर आप किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? अपने मित्रों के साथ विस्तार पूर्वक चर्चा कीजिए। तो बच्चों जो पत्र आपने पढ़ा, आप उनसे क्या महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़कर किस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? अपने मित्रों के साथ विस्तार पूर्वक इसके बारे में चर्चा कीजिए। प्रश्न 12, आपने जिस जगह की यात्रा की है उस स्थान के बारे में अपने अनुभव को साझा करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो बच्चों आपने अभी गर्मियों की छुट्टियों में किस जगह की जिस जगह की आप यात्रा अब तक कर आ चुके हैं उस यात्रा के बारे में अपना अनुभव, वहाँ का खाना कैसा था, रहना कैसा था, लोगों का रहन सहन, खान पान, घूमना फिरना, आपका क्या अनुभव था, सब कुछ बताते हुए अपने अनुभव को साझा करते हुए अपने एक खास मित्र को पत्र लिखिए। अगला है जीवन कौशल एवं मूल्य परक प्रश्न, लाइफ स्किल्स एंड वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। प्रश्न 13, भारत सरकार समय समय पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु कुछ नियम कानून बनाती रही है।
आप सरकार द्वारा लाई गई नीतियों में किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, बताइए। तो बच्चों, भारत सरकार जो है वो टाइम टाइम पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए नए नए कानून नियम बनाती रहती है। तो आप उन कानून नियमों के जो सरकार द्वारा लाई गई नीतियां हैं उसको किस प्रकार अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे, उस नीतियों में कैसे अपना योगदान दिखाएंगे, बताइए। और बच्चों, आशा करती हूँ आज का ये पाठ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगली कक्षा में एक नई कहानी या कविता के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।